नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने नंबर सिस्टम के पिछले 2 पार्ट में क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन इसके किए हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अब इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बचे वो भी अपन सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसे कि अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि 100 एवं 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतया विभाज्य है। मतलब 100 एवं 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग पूरा जाता हो, या 500 एवं 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, 3 का भी भाग जाता हो और 4 का भी भाग जाता हो, या 200 एवं 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4, 5 और 6 सभी संख्या का भाग जाता हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें तो ये एक ही संख्या दी हुई है, 3 दी हुई है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इनमें क्या करेंगे कि जैसे आप पहले 200 में 3 का भाग लगा के देख लो। 203 कितनी बार जा रहा है ये? 6, 18 फिर 6, पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आप 100 में 3 का भाग लगा के देख लो। 3 और 3 कितनी बार? 33 बार। तो अब इसमें क्या करना है भाई, 100 से 200 के बीच में पूछिए, तो अपन ने 200 तक 66 संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है, और 100 तक कितनी है? 33 संख्या है। तो अब अपने को देखना है 100 एवं 200 के बीच में कितनी है, तो अपन क्या करेंगे 200 में से 100 वाली संख्या को घटाना है, मतलब 66 में से 33 को घटाना है। 66 में से 33 को घटाए तो कितनी संख्या है? 33। तो जो 100 और 200 के बीच में 33 संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है, जो 3 से विभाजित है। अब इसमें ये देखना है, जैसे ये लिखा हुआ है कि के बीच का मतलब क्या है कि इसमें 100 को भी काउंट नहीं करना है, 200 को भी काउंट नहीं करना है। तो अगर जैसे कि इसमें 3 का भाग पूरा चला जाता है 200 में, अगर जैसे 3 का भाग नहीं जा रहा है, अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या है जिसमें कि इसमें भाग 3 का या 2 का या 5 का पूरा भाग चला जाता है, तो जैसे कि कोई संख्या में 200 में 50 बार भाग जा रहा है, तो 50 बार दोस्तों शामिल करने के बाद में जा रहा है, तो इसमें से आप 1 माइनस कर लेना, कितने? 49। और इसमें पूरा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो वैसे भी माइनस ही करना है अपने को। जैसे इसमें पूरा भाग नहीं जाता है या जाता है तो भी ये माइनस ही हो रही है, इसलिए आपको ये देखना है कि अगर के बीच लिखा हुआ है और इस संख्या में पूरा भाग जा रहा है, तो जो भागफल है उसमें से आप 1 माइनस कर लेना। अब देखो, जैसे ये है 500 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4, 2, 3 और 4 से पूर्णतया विभाजित। अब देखो 3 संख्या हुई है, 4 संख्या आ जाए या 2 संख्या हो, उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या करना है, ये 2 संख्या दी हुई, इनका आप एलसीएम निकाल लो। 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 2 एक बार, 3 और 2 बार, फिर 2 का 1, 3 और 1, फिर 3 का 1, 1 और 1। अब इनको गुणा कर लो, कितना हो रहा है? 12। तो जो इसका एलसीएम वो कितना आ रहा है? 12। इसका जो एलसीएम 12 आ रहा है, तो आपको जैसे अपन ने इसमें 3 का भाग लगाया था ना, अब इन तीनों संख्याओं को अलग अलग भाग नहीं लगाना, केवल किसका भाग लगाना है? 12 का, क्योंकि 12 में इन सभी संख्याओं का भाग जाता है। अब देखो, जैसे कि इसमें 12 का भाग लगाना है, 1000 में आप 12 का भाग लगा दो, 96, फिर कितने? 4, 40, 36, 4 से 36। तो देखो अपने ये देखना है पूरा तो भाग नहीं जा रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसमें शेष बच रहा है। इसी प्रकार 500 में भी आप 12 का भाग लगा, 48 और 1 बार 12, कितने शेष बच गए? 8। पूरा भाग नहीं गया ना, तो पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, इसमें पूरा भाग जाएगा चलेगा। अब देखो, अपने को पूछा था 500 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 2, 3 और 4 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो अपन ने इसमें 12 का इनका एलसीएम निकाल दिया, 12 आ गया। 12 का पहले 1000 में भाग लिया, कितनी बार गया? 83 बार। अब 500 में दिया कितना? 41, तो 83 में से 41 को लेस कर दो, तो ये हो जाएंगे 2 और ये 42। तो 500 एवं 1000 के बीच में ऐसे 42 संख्याएं हैं जिसमें 2 का, 3 का और 4 का भाग जाता है। जिसमें 2 का भी जाता है, उस संख्या में 3 का भी जाता है, उस संख्या में 4 का भी भाग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये 3 संख्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। 4, 5 और 6, 2 बार 5,
3 बार, फिर 2 का 1 बार 5 बार 3 बार, फिर 3 का 1 बार 5 बार 1 बार, फिर 5 का 1 बार 1 बार और 1 बार। कितने हो गए 15, 30 और कितने हो गए 60। तो जो इनका एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब आपको क्या करना है 600 में 60 का भाग लगा दो। कितनी बार गया 10 बार। इसमें देखो पूरा पूरा गया, तो अपने को इसमें से 1 माइनस करना है क्योंकि के बीच पूछा है तो 600 को काउंटर नहीं करना। तो इसमें से आप 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना आया 9। इसी प्रकार 200 में 60 का भाग 0 0 और ये कितनी बार जा रहा है 18, 2 शेष बच गया। ठीक है, तो ये अपना भाग गया कितनी बार 3 बार। तो ये 9 माइनस 3 बराबर 6। तो इसका मतलब ये है कि 200 एवं 600 के बीच में 6 संख्याएं हैं, जिसमें 4 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं अधिकतर एग्जाम में। ठीक है, अब देखो इसके बारे में नेक्स्ट देखो, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे दिया हुआ है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। किसी संख्या में 357 का भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या में जिस संख्या में 357 का भाग लगा रहा था, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो समझ, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने वाले क्वेश्चन को समझ में आने के बाद में उसकी कोशिश करो सॉल्व करने की। किसी संख्या में 357 का भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो उस संख्या में 17 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व, अपने को संख्या का पता नहीं, वो कौन सी संख्या है जिसमें अपन इसका भाग लगा रहे ये पता नहीं, और ये दे रहा है कि 357 से भाग देने पर 39 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या में अगर अपन 17 का भाग देवे तो शेष फल कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व तभी कर पाएंगे कि जब 357 में 17 का भाग जा रहा हो। 357 में अगर 17 का भाग जा रहा है तो अपन इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 357 में 17 का भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा भाग जाना जरूरी है। तो ये 2 बार 34, 17 1 बार 21 बार। तो 357 में 17 का भाग है जो पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 21 बार। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखना है कि भाई 17 का भाग इसमें गया, पूरा पूरा गया तो ज्ञात करेंगे। अब आप क्या करना है कि 39 में 17 का भाग लगा, 2 बार 34, कितने बच गए 5, शेष कितने बच गए 5। तो अब देखो क्वेश्चन, किसी संख्या में 357 से भाग देने पर शेष 39 बचते हैं, तो इस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं भाई भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जो शेष बच रहा है उसमें 17 का भाग लगाओ, कितने शेष बचे 5। तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष 5 बचेगा। उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष 5 बचेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये कि किसी संख्या को 216 से भाग देने पर 25 शेष बचता, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 216 में किसका भाग लगाना है 15 का। तो ये 15 का 1 बार, कितना बच गया, ये बच गया 6 बच गया 66। अब 66 में देखो 15 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते इस नियम द्वारा। इसमें शेष ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि कि जैसे अगर इसमें इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है तो अपन शेषफल निकाल सकते हैं, अगर जैसे इसमें इसका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो अपन शेषफल नहीं ज्ञात कर सकते इस नियम द्वारा। ठीक है, अब देखो जैसे ये दिया है कि किसी संख्या, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, तो इस संख्या के, कौन सी संख्या, जिस संख्या में 5 का भाग लग रहा है, तो इस संख्या का वर्ग में 5 का भाग लगाने पर शेष कितना बचेगा। कि किसी संख्या में 5 से भाग लगाने पर 3 शेष बच रहा है, तो इस संख्या के वर्ग में 5 का भाग लगाने पर शेष कितना बचेगा, यही है। तो इसमें सीधा सीधा है कि जो शेष है उसका वर्ग कर लो, कितना हो रहा है 9। अब 9 में आप 5 का भाग लगाओ, तो संख्या का वर्ग है तो शेष का वर्ग कर लो, 1 बार 4, कितने बच गए शेष 5, कितने बच गए शेष 4।
तो उस संख्या के वर्ग में अगर 5 का भाग लगाएंगे अपन तो शेष कितना बचेगा 4 में। तो ये शेष वाले क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर 30 तक संख्या बढ़ रही है, 29 से संख्या बढ़ रही है, फिर वापस ये संख्या है जो 30 के बाद में फिर वापस घटती है और कहाँ तक जाती है 1 तक, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं तक जा रही है। ऐसी संख्या को अपन कैसे सोल्व करें। हालांकि अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था प्राकृत संख्याओं का योगफल का अपन ने ज्ञात किया था कौन से फॉर्मूले से, n+1/2 से। अब उसे कैसे सोल्व करेंगे वो तो सब जब ज्ञात कर रहे थे जब संख्या अंतिम संख्या तक हो। अब अंतिम संख्या इसमें प्रथम संख्या है तो इसको इस फॉर्मूले से तो ज्ञात नहीं कर सकते, या इसको 2 स्टेप में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 30 तक संख्याओं को अलग ज्ञात कर लिया, n+1/2 से 30 तक, और 29 तक संख्याओं को अपन ने अलग ज्ञात कर लिया, 1 से 29 तक और इधर 1 से 30 तक। फिर जो भी योगफल आ रहा है उन दोनों को जोड़ दो। यह जो अपना फॉर्मूला था अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम से एकम प्राकृत संख्या अपॉन 2, उस फॉर्मूले से भी 2 बार में इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 1 से 30 तक और 1 से 29 तक तो 2 बार में सोल्व कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्या है कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्राकृत संख्या पहले बढ़ रही हो फिर वापस से घट रही हो, तो उनको एक फॉर्मूले से अपन सोल्व कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या 30 है, इसकी जगह 50 आ जाए या 100 आ जाए, सबसे बड़ी संख्या तो इसमें जैसे ये एक ही रही, 29 तक है, फिर 30, फिर उसके बाद 29, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30। अगर इनका अपने को योगफल निकालना है तो सीधा सा फॉर्मूला है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप वर्ग करो तो उन सबके योग के बराबर आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30, 30 का वर्ग किया तो कितना आया 900 आया। इसका मतलब ये जितनी भी संख्या है इन सब का जो योगफल है वो कितना है 900। अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आवे तो सीधा क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग करो, तो 30 का वर्ग कितना होता है 900। इसका मतलब ये पूरी संख्या का जो योगफल है वो कितना है 900। अब देखो इसके बाद में जैसे कि इस प्रकार की संख्या आ जाए, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 97, तो बताइए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि आप ये देख लो कि 2 लगातार अगर आप प्राकृत संख्याओं का योगफल देखोगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं को आप योग करोगे तो उनका जो योग है वो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। जैसे कोई सी भी आप 2 लगातार संख्या देख लो उनका जो योग आएगा वो एक विषम संख्या आएगा। अब अपने को दिया है कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो कितना है 97 है। तो बताइए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, यही है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, माना कि एक प्राकृत संख्या x है और दूसरी कौन सी है x+1 या x-1 कर लो। अब जैसे कि इन संख्याओं का जो वर्गों का अंतर है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है x+1 का स्क्वायर माइनस x²। इन दोनों का वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, जो इनका अंतर कितना आ रहा है 97। इस फॉर्मूले से अपन बड़ी संख्या निकालेंगे, x का मान आएगा तो x में 1 प्लस कर देंगे तो कौन सी आ जाएगी बड़ी संख्या। तो इनको अपन सोल्व करने के बाद में 97 से इसका x का मान आएगा। इसके अलावा दूसरा नियम कौन सा है, इसके अलावा जो दूसरा तरीका वो कौन सा है कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है वो उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर देख लो वो उनके योग के बराबर है। जैसे कि आप छोटी सी संख्या मान लो 3 और 4, इनका आपको पता है योग कितना होता है 7 होता है। अब इनका अपने को ये देखना है भाई इनके वर्गों का अंतर 7 होता है कि नहीं होता है। अब ये देखो इनका 9 और इसका 16, 16 माइनस 9 बराबर कितना आया 7। तो अपने को ये पुष्टि हो गई कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के जो वर्गों का अंतर होता है वो उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तो अब अपने को ये पता लग गया कि जो 2 लगातार प्राकृत संख्या है उनका योगफल कितना है 97, उनका योगफल कितना है 97। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+1 बराबर 97 लिख सकते हैं, यही होता है। अब देखो इससे भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका, ये
और तीसरा कौन सा है? तीसरे में क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लिखा हो कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं वर्गों का अंतर जैसे कि 97 है, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी है तो यह छोटी संख्या कौन सी है। तो उसके लिए तरीका है कि उसमें +1 करके 2 का भाग लगा तब तो आएगी बड़ी संख्या, और -1 करके 2 का भाग लगाओगे तो कौन सी आएगी? छोटी संख्या। ये भी तरीका है। तो देखो 98 हो गए, 98 में 2 का भाग दिया तो कितना? 49, और ये कितना हो गया? 96, इसमें 2 का भाग लेगा 40। तो ये तीसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है कि अगर आपको अंतर दिया है तो बड़ी पूछा है तो +1 करके 2 का भाग लगाना है, अगर छोटी पूछ रहा है तो -1 करके 2 का भाग लगाना है। इसी प्रकार देखो जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होती है ये आपको याद होना जरूरी है। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में से 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाना है तो शेष कितना है ये पूछा आपको, और ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी ये लिखो, इसके बाद में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है वो लिखो, फिर उसको इससे माइनस कर दो तो आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि कि जैसे कि आप ये मान लो कि ये 9 है, ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब आप देखो कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10 होती है। तो 10 में से आप 9 घटाओ कितना बचेगा? 1। भाई इसमें आप 1 अंक जोड़ते हो तो बड़ी बन रही है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन रही है। भाई इसमें आप 1 कर दो, 99 में 1 कर दो, 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें आप 1 जोड़ते 3 अंक की सबसे छोटी बन जाएगी। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें शेष क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। अब 1 आएगा, जो शेष आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हम शेष पर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये भी संख्या पद्धति के क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या करना है कि जैसे इसमें दिया हुआ है ये समीकरण वाले क्वेश्चन, इसमें अपने को समीकरण बना के सोल्व करना है। तो जैसे दिया है कि किसी संख्या में से 24 घटाने पर जो परिणाम आता है वो मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है, तो बताइए वो मूल संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि ये मान लो कि वो संख्या जिसके बारे में दिया हुआ नहीं, आप ये मान लो कि वो संख्या है कौन सी है? वो संख्या है x, ठीक है। अब जैसे अपने संख्या मान ली कि वो संख्या x है, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे अपने को सोल्व करना है कि किसी संख्या में से 24 घटाने पर संख्या कौन सी है? x है। अब देखो x में से अपन ने 24 घटा दिया, किसी संख्या में से 24 घटाने पर जो परिणाम आए, जो परिणाम आएगा वो मूल संख्या कौन सी होती है? x। x के का मतलब गुणा 5/8 से 18 अधिक +18 कर दो। अब ये दोनों बराबर हो गए, अब ये समीकरण बन गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि समीकरण बना लो, और जब समीकरण अगर आपका सही बन गया तो इसको फिर सोल्व कर लो। अब जैसे ये है, ये 24 को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो ये x ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5x अपॉन ये 18, और ये 24 उधर जाएंगे तो इसमें हो जाएंगे प्लस में। अब इनके देखो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा आपके 8x - 5x बटा 8 बराबर ये कितने हो रहे हैं? 42 हो रहे हैं। तो ये 42। अब देखो ये कितने बच गए? 3x बटा 8 बराबर 42। अब देखो x बराबर 42 × 8/3, 3 से ये 14 बार, 14 8 से गुणा किया तो कितना आया? 112। तो वो संख्या अपने x क्या माना था कि वो मूल संख्या है, तो x का मान कितना आया? 112 आया। तो वो जो मूल संख्या कौन सी है? 112। अब आप देख लो 112 में से 24 घटा दो, उसके बराबर में कौन सा आएगा? x को जो 112 है उसको 5/8 से गुणा करके 18 जोड़ दो, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो अपनी जो मूल संख्या है वो कौन सी है? 112 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप समीकरण अगर सही बना लोगे
तो आंसर भी आसानी से आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि कुछ संख्या में घोड़े, कुछ संख्या में घोड़े उतनी संख्या में आदमी है। मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी है। घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या क्या है, बराबर है। कहीं जा रहे हैं, घोड़े भी जा रहे हैं और आदमी भी जा रहे हैं। आधे मालिक है, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। तो जितनी भी संख्या में आदमी है उनके आधे जो आदमी है वो अपने घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, जबकि जो शेष है वो अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ में पैदल चल रहे हैं। ठीक है, अब अपने को पता है कि भाई जितने घोड़े हैं उतने आदमी है, और जो आधे आदमी है वो घोड़ों के ऊपर बैठे, जबकि आधे है वो घोड़ों के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक है, अब अपने को ये दिया कि यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, जमीन पर चल रही टांगों की संख्या कितनी है, 70 है, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। अब अपने को ये पता लग गया है कि भाई जमीन पर एक अपने को जैसे कि मान दिया है 70 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या है वो 70 है। ठीक है, तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है, आदमियों की संख्या कितनी है। घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या बराबर है। अब जमीन पर टांगे चल रही है, तो अब देखो आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं तो उनकी टांग तो जमीन पे है नहीं, तो जो आधे आदमी पैदल चल रहे हैं उनकी टांगे जमीन पर है, या जो पूरे घोड़े चल रहे हैं जमीन पर उनकी टांगे जमीन पर है। अब देखो घोड़े, माना कि इसमें ये मान लो घोड़ों की संख्या x मान लो, या आदमियों की संख्या x मान लो। घोड़ों की संख्या बराबर आपने मान ली x है, और बराबर आदमी, क्योंकि आदमी की संख्या भी तो x ही है, दोनों की बराबर है। अब दिया हुआ है क्या कि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, तो सबसे पहले तो घोड़े कितने x, प्रत्येक घोड़े के 4 टांग होती है, तो जमीन पर घोड़ों की टांगे कितनी होगी 4x। एक घोड़े की टांग 4 है, टोटल घोड़े कितने x, तो 4x, ये तो हुई घोड़ों की टांग। अब आदमी कितने x, जिसमें से आधे ही पैदल चल रहे हैं, तो x बटा 2, कितने आदमी x बटा 2 आदमी है जो पैदल चल रहे हैं। अब प्रत्येक आदमी की जो टांग होती है कितनी होती है 2। ठीक है, तो ये आदमियों की टांगे और ये घोड़ों की टांगे। अब देखो बराबर में कितनी है 70, क्योंकि जमीन पर चल रही जो टांगों की संख्या वो कितनी है 70 है, तो ये 4x प्लस x/2 इंटू 2 बराबर 70। अब देखो इसको इससे काट दिया 2 से, 4x प्लस x कितने हो गए 5x बराबर 70, और x बराबर 70 बटा 5 कितने 14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि घोड़ों की संख्या कितनी है 14 है, और उतनी ही आदमी। अगर आदमियों की संख्या पूछे तो भी इतनी है, और घोड़ों की संख्या पूछे तो भी इतनी है। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है कि किसी संख्या को 2 से गुणा करके, किसी संख्या को 2 से गुणा करो, फिर उसमें 16 जोड़ दो, फिर जो प्राप्त योगफल आ रहा है उसको आप 2 से विभाजित कर दो, फिर प्राप्त भागफल, फिर प्राप्त जो भागफल आएगा को मूल भागफल में से मूल संख्या को घटाई जाती है, तो बताइए शेषफल कितना है। ये भी एक समीकरण वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि अपने को समीकरण वाले संख्या में जैसे कि मूल संख्या नहीं दी, इसमें भी संख्या नहीं दी हुई, तो वो संख्या अपने को माननी है, जैसे कि वो संख्या x है या वो संख्या p है, कुछ भी मान लो। ठीक है, माना कि वो संख्या है जो कौन सी है x है, माना एक संख्या बराबर क्या है, अब x मान ले। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से सोल्व करना है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके, ये संख्या है इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 2x, 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, तो इसमें 16 जोड़ दो, फिर प्राप्त योगफल, योगफल तो यही है यार, इससे बड़ा योगफल आएगा नहीं, क्योंकि x का अपने को मान पता नहीं, ये आ गया अपने पास योगफल। योगफल को 2 से विभाजित कर दो, ये योगफल को अपन ने 2 से विभाजित कर दिया। ठीक है, विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल, भागफल भी यही आ रहा है, क्योंकि ये सोल्व होएगा नहीं, x में 2 का भाग लगा नहीं सकते। प्राप्त भागफल में से, भागफल यही है, प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या कौन सी x, इसको आपको घटाना है। ये प्राप्त भागफल आया, इसमें से मूल संख्या घटा दी, तो बताइए शेषफल कितना है, शेषफल कितना आएगा। अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम 2 आ गया,
तो ये क्या है 2x प्लस 16, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 2 का भाग 2 बार, तो ये कितना 2x आगे। अब देखो 2x माइनस 2x क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, 0 हो गए, क्या बचा केवल 16 बचा है। तो 16 में आप 2 का भाग लगा दो, कितना आया 8। तो इस संख्या में योग जो शेष फल आ रहा है वो कितना आ रहा है 8। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास समीकरण बन गई तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या दिया है कि किसी संख्या को माना कि वो संख्या x को 2 से गुणा किया, 2x प्लस 16 जोड़ दिया, 2 से विभाजित कर दो, 2 का भाग लगा दिया, फिर उसमें से मूल संख्या को घटा दो, मूल संख्या को घटा दी तो क्या आ गया शेषफल आ गया, कितना आया 8 आया। तो इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हो नंबर सिस्टम में, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अपने समझ में आ गया तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोल्व करने की जरूरी है कि अपने को क्वेश्चन है वो समझ में आना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट